Hello everyone, welcome to our channel Painless Learning. Our today's topic is Air Chapter 4 Geography Class 7. So let's start. जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो हैं एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड और मॉइस्चर. हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक टाइप का ब्लैंकेट होता है एयर का जो हमारी अर्थ को सराउंड करता है, हमारी अर्थ के चारों तरफ होता है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. जो सभी लिविंग बींग्स हैं वो उसी पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है. और जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन. तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं वो दो गैसेस होती हैं जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती हैं. जो नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है और जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है. तो ये दो गैसेस होती हैं जो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.03% होती है और जो आर्गन होती है वो 0.93% होती है. तो और बाकी की जो गैसेस हैं जैसे हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये बहुत ही कम अमाउंट में होती हैं. तो जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो हम कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी थोड़ी सी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसे एक्सेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है उनके सर्वाइवल के लिए. तो जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते. जो बैक्टीरिया, उनकी कुछ प्लांट्स की रूट्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो CO2 यूज़ करते हैं और O2 को रिलीज़ करते हैं. CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और O2 यानी ऑक्सीजन. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं और फिर ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं. और जो ह्यूमंस जो हैं वो इससे ऑपोजिट करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो इनहेल करते हैं. तो बैलेंस जो है वो इससे इक्वल हो जाता है. लेकिन ये जो बैलेंस है ये अपसेट का मतलब होता है ख़राब हो जाता है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स होते हैं जैसे कोल. तो ये जो फ्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब हम इन्हें जो है बर्न करते हैं. कटिंग ऑफ ट्रीज़ को कट करेंगे तो अब ट्रीज़ ही हैं जो ऑक्सीजन बनाते हैं, तो ट्रीज़ कम होंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम होगा. तो जो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स होता है वो बहुत सारा टन मतलब एक टन में 100 kg होता है. तो ऐसे बहुत सारे टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर में ईच ईयर, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो अपसेट होता है, ख़राब होता है. तो जो इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे अर्थ के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, अर्थ के क्लाइमेट और वेदर को अफेक्ट करती है और उसमें और गर्मी आती है और इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है वो एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो बनाती है. कैसे? वो जो हीट होती है अर्थ से रेडिएट होती है उस हीट को ट्रैप करती है. तो इस इफ़ेक्ट को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं. तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है. तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? CO2. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस होती है. तो ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है इससे गर्मी प्रोड्यूस होती है और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर.
अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या है। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। कितनी लेयर्स में? 5 लेयर्स में। अर्थ के सरफेस से, तो अर्थ के सरफेस से जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फियर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। अब हम इन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर। तो ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की, क्योंकि जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो यहीं एग्जिस्ट करती है। सारे वेदर, रेनफॉल, फोग, जो कुछ भी होता है वो इस लेयर ट्रोपोस्फियर में होता है। इसकी जो हाइट है वो 13 किलोमीटर है, यानी कि हमारे अर्थ के सरफेस से ऊपर तक ये 13 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट लेयर इज़ स्ट्रेटोस्फियर। तो जो स्ट्रेटोस्फियर होता है वो होती है वो 50 किलोमीटर तक, यानी कि 13 किलोमीटर तक तो आई ट्रोपोस्फियर। फिर ट्रोपोस्फियर 13 से लेकर 50 तक जो है वो आएगी स्ट्रेटोस्फियर। तो ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। ये लेयर जो है इसके अंदर कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं होते हैं, मतलब क्लाउड्स नहीं होते हैं, ये फ्री है क्लाउड से, रेनफॉल वगैरह कुछ नहीं होता है यहाँ। इसीलिए ये एरोप्लेन्स को फ्लाई करने के लिए आइडियल मतलब अच्छी जगह है। ये जो लेयर है इसमें ओजोन लेयर भी होती है, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेयर है। इस लेयर के अंदर ओजोन लेयर होती है। ओजोन एक गैस है जो कि सन से जो रेज़ आती हैं तो उन रेज़ के अंदर कुछ हार्मफुल रेज़ भी होती हैं, यूवी रेज़, अल्ट्रावायलेटेड रेज़। तो जो ओजोन लेयर है वो उनको हमारे ट्रोपोस्फेयर में नहीं आने देती, तो इसीलिए ओजोन लेयर एक इम्पॉर्टेंट लेयर है। नेक्स्ट है मीजोस्फियर। तो जो मीजोस्फियर होती है वो 80 किलोमीटर तक, यानी 50 to 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। जो मीटियोरॉइड्स होते हैं, मीटियोरॉइड्स जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं वो इस लेयर में आके बर्न हो जाते हैं और इसीलिए वो हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। नेक्स्ट इज़ थर्मोस्फियर। तो इस लेयर में जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। आइनोस्फियर जो है वो इसी लेयर का पार्ट है। ये जो है ये 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, 80 से 400 किलोमीटर तक। ये लेयर जो है ये रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, यानी कि जो रेडियो वेव्स अर्थ से ट्रांसमिट होते हैं, अर्थ से निकलती हैं, वो इस लेयर से वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारी अर्थ तक आती हैं, जिससे हमारा रेडियो सिस्टम चलता है। एक्सोस्फियर जो है वो अपर मोस्ट लेयर है, यानी इससे ऊपर कोई लेयर नहीं है। इसके अंदर ये बहुत ही थिन एयर होती है इसके अंदर, और इसके अंदर लाइट गैसेस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन ये फ्लोट करती हैं, और इसको हम एक्सोस्फियर कहते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर जो है वो आर टू आर, डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, यानी कि अभी धूप निकली और एकदम से थोड़ी देर में बारिश आ जाए तो अब वो वेदर चेंज हो गया। बारिश आ रही है, थोड़ी देर में एकदम से धूप निकल जाए, तो जो वेदर है वो आर टू आर, डे टू डे कंडीशन होती है। और जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है एक प्लेस की, जो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है, उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं उस प्लेस का। जैसे कि केरला में जो है ह्यूमिडिटी रहती है और वहाँ बारिश आती है, तो हम कह सकते हैं कि केरला का जो क्लाइमेट है वो वेट और ह्यूमिड है। तो जो क्लाइमेट होता है वो एवरेज वेदर कंडीशन होती है जो लॉन्ग टाइम के हम रिकॉर्ड करते हैं, और वेदर आर टू आर, डे टू डे कंडीशन होती है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर, यानी एयर कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, उसको जब हम डिग्री में नापते हैं तो उसे टेम्परेचर बोलते हैं। जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है, और ये जो डिग्री सेल्सियस है ये इन्वेंट किया था इंडस सेल्सियस ने। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस करता है, मतलब टेम्परेचर कितना होगा, वो होता है इंसोलेशन।
इंसोलेशन जो है वो इनकमिंग सोलर एनर्जी होती है, यानी जो सन से सोलर एनर्जी आती है। तो जितनी ज़्यादा सोलर एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा इंसोलेशन होगी, उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। जितनी कम होगी उतना ही कम टेम्परेचर होगा। अब जो टेम्परेचर है वो सिटीज़ में ज़्यादा होता है विलेजेस से। क्यों? क्योंकि जो सिटीज़ में है वो रोड्स हैं, वो कंक्रीट और मेटल्स के बने हुए हैं। ऐसा फॉल्ट होता है जो रोड्स का, वो गर्म हो जाता है डे के टाइम पे, तो इसीलिए हीट रिलीज़ होती है। और जो क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स हैं सिटीज़ की, वो भी गर्म हवा को ट्रैप कर लेती हैं, और इसीलिए सिटीज़ का टेम्परेचर विलेजेस से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज़ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर रिलीज़ होता है एयर के वेट से अर्थ के सरफेस पे। यानी एयर का कितना वेट है अर्थ के सरफेस पर, उसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। जो एरियाज़ जिन पे टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, एयर हीटेड हो जाती है और राइज़ करती है, क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो फ्लोट करती है, ऊपर होके फ्लोट करती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे सिंक करती है। तो जो जहाँ टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, एयर हीट होती है और ऊपर उठती है, राइज़ होती है। ये जो है ये एक लो प्रेशर एरिया बनाता है। लो प्रेशर एरिया जो है उसमें क्लाउडी स्काइज़ होते हैं और वेट वेदर होता है, क्योंकि जब वो हवा ऊपर जाएगी तो वहाँ से फिर बारिश होने के चांसेस होते हैं। तो क्लाउडी स्काइज़ होता है और वेट वेदर होता है। लेकिन जो हैवी एयर होती है वो सिंक करती है। हैवी एयर कोल्ड एयर होती है। हैवी एयर जो है वो सिंक करती है और हाई प्रेशर एरिया बनाती है। हाई प्रेशर एरिया में क्लियर और सनी स्काइज होते हैं, मतलब थोड़ी गर्मी होती है। नेक्स्ट है विंड। तो विंड क्या होती है? एयर जो होती है जब वो मूव नहीं करती, जब वो एक जगह पे होती है तो हम उसे एयर बोलते हैं, लेकिन जब वो एयर मूव करती है, तेज़ चलती है, तो हम उसे विंड कहते हैं। विंड जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड की जा सकती है: परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड्स। तो जो परमानेंट विंड्स होती हैं ये कॉन्स्टेंटली एक साथ पूरे साल में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है ब्लो करती हैं, जैसे ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। तो ये जो है ये एक ही डायरेक्शन में ब्लो करती हैं। सीजनल विंड्स जो होते हैं ये उनकी डायरेक्शन चेंज करते हैं अलग अलग सीजन्स के आधार पर, जैसे मॉनसून विंड्स। और जो लोकल विंड्स होती हैं ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ब्लो करती हैं एक स्मॉल एरिया में। सीजनल विंड्स तो जैसे पूरे इंडिया में ब्लो करेंगे, लेकिन जो लोकल विंड्स हैं वो छोटे एरिया में ब्लो करेंगी। जैसे कि नॉर्दर्न जो प्लेन्स हैं उसमें जो हॉट और ड्राई लोकल विंड होती है उसे हम लू कहते हैं। हमारे यहाँ जब गर्म हवा चलती है तो हम उसे लू कहते हैं, राइट। तो इसको लोकल विंड होती है ये। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब ये जो डायग्राम है ये हमें बताता है मेजर प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम, कि विंड सिस्टम कैसे चलता है। तो जो पोलर ईस्टर्लीज, तो ईस्टर्लीज से जो है वो सब पोलर लो प्रेशर, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड्स ब्लो करेंगी। और वैसे ही जो सब ट्रॉपिकल रीजन है उसमें हाई प्रेशर है, यहाँ से वो लो प्रेशर में जो है ब्लो करेंगी। उसी तरह यहाँ पे जो है हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो वो यहाँ से नॉर्दर्न ट्रेड विंड होती हैं, ये यहाँ से यहाँ ब्लो करेंगी। वैसे ही यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं, ये ऐसे ब्लो करती हैं। यहाँ अब हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ से यहाँ ब्लो करेंगी। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, तो यहाँ से यहाँ ब्लो करेंगी। तो ऐसे जो है हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ विंड ब्लो करती हैं। नेक्स्ट इज़ मॉइस्चर। तो जब वाटर जो है वो लैंड से इवेपोरेट करता है, अलग अलग बॉडीज़ से इवेपोरेट करता है, तो उससे वाटर वेपर बनती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स।
और ये जो वाटर ड्रॉपलेट, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसे मॉइस्चर कहते हैं। और जो मॉइस्चर होता है, एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं ह्यूमिड डे है। तो जो क्लाउड्स हैं वो ऐसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स से बने हुए हैं। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लोट करती रहती हैं एयर के अंदर, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स और ये फ्लोट नहीं कर पाती, तो फिर वो गिरने लग जाती है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन, रेन। 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। तो साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है? जब कोल्ड एयर जो है वो ऐसे चल रही है और वार्म एयर जो है वो ऊपर चल रही है, तो ऐसे चलते चलते जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स कोल्ड एयर से टकराती हैं तो रेनफॉल होती है, उसे हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। नेक्स्ट है ओरोग्राफिक रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं इसे। तो जब जो है वो मॉइस्ट एयर, वो क्लाउड चल रहा होता है, मतलब फ्लोट कर रहा होता है और वो किसी पहाड़ से टकराता है, तब जो रेन होती है उसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। नेक्स्ट है कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो जब वार्म एयर ऊपर उठती है और वो बहुत भारी हो जाती है चलते चलते, तो फिर वो नीचे गिरती है और उसे हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4, class 7 geography. I hope you understood the chapter well. So please like and share the video and subscribe the channel too if you have not done it yet. Stay home, stay safe. Thank you.